वतन पे मिटने वालों का वाकई यही निशान होगा। मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ ग्राम पंचायत समस्त ग्रामवासियों को कि आपने जो एक कोशिश की है कि वर्तमान दौर में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है उस चीज़ का आयोजन आज आप लोगों ने करवाया है। कल्याण और मुक्ति का मार्ग इन्हीं विचारों में, इन्हीं आयोजनों में होगा। ये बात हमें याद रखनी होगी। और ये आयोजन कोई नहीं करेगा, कोई सरकार, कोई संस्था, जो धर्म के ठेकेदार वो कदापि मेहनत कश वर्ग, मजदूर कमेरे वर्ग के लिए इस प्रकार के आयोजन और भगत सिंह के विचारों को कभी जिंदा नहीं होने देंगे। ये आपकी बड़ी बहादुरी और क्रांतिकारी कोशिश है कि आप लोगों ने ये प्रयास करके और आज उस महान विभूति को, उस बड़ी विशालकाय संस्था को याद करने का काम किया है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक बड़ी संस्था, एक विश्व परिवर्तन के प्रतीक के रूप में हैं। इसलिए भगत सिंह को आज हम लोगों ने जिंदा करना है। कोई भी सरकार कभी भी जिंदा भगत सिंह को बर्दाश्त नहीं करेगी। बुद्ध को, मूर्ति पूजा को, भगत सिंह के नाटकों को, फिल्मों को जरूर वो प्रमोट कर देगी, लेकिन भगत सिंह के विचारों को जिंदा करने के लिए कभी भी कोई सरकार सहन नहीं करेगी। और अगर कोई प्रयास करेगा तो वो जो भगत सिंह के साथ हुआ था वो ही बर्ताव आज होगा। और जिन्होंने कोशिश की है भगत सिंह को जिंदा करने की वो आज जेल में सड़ रहे हैं। जिन्होंने कोशिश की है भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने की वो गोलियों के शिकार हो गए हैं। भगत सिंह ने ही कहा था कि मेरी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति, रंग, नस्ल से नहीं है। मेरी लड़ाई है साम्राज्यवादी लूट से, आदमी के हाथ से, आदमी के शोषण के खिलाफ, एक देश का शोषण दूसरे साम्राज्यवादी देश के द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ मेरा ये जंग है। वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि समता मूलक, स्वतंत्र, बंधुता पर आधारित समाज की स्थापना ना हो जाए, तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये लड़ाई वो अधूरी छोड़कर 23 मार्च 1931 को चले गए। केवल भगत सिंह की फोटो देखने से, केवल भगत सिंह के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में जानने से और केवल कुछ एक बातों को लेके सरसरी तौर पर जो हमें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे, यूनिवर्सिटी के अंदर मिलती हैं, उनको जानने से भगत सिंह ना तो बना जा सकता, ना अपनाया जा सकता। भगत सिंह के पेटेंट करवाने वाली कई संस्थाएं आज सत्ता के स्वाद में और इस लूट के धंधे में शामिल हैं, जो भगत सिंह को प्रमोट करती हैं, जो पेटेंट करवा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये भगत सिंह को समझाने के लिए प्रोग्राम है कि हमें भगत सिंह कैसे बनना होगा, भगत सिंह जी क्या चाहते थे, भगत सिंह जी कैसा समाज चाहते थे, कैसी शिक्षा चाहते थे। उन्होंने, आप इस बात का ताज्जुब होगा कि भगत सिंह दुनिया के आज तक के विश्व रिकॉर्ड में शामिल हैं कि 23.5 वर्ष की उम्र में जब फांसी के फंदे पे वो गए, उससे पहले सबसे ज्यादा पुस्तक पढ़ने का रिकॉर्ड उनके नाम है। 372 पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, और वो भी ये नहीं कि 5-10 पेज की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े उन्होंने। उन्होंने 23.5 साल की उम्र में 4-5 अखबारों में काम किया। उन्होंने 23.5 साल की उम्र में 135 दस्तावेज लिखे। उन्होंने 23.5 साल की उम्र में लगातार 63 दिन भूख हड़ताल में शामिल रहे अपने साथी यतेंद्र नाथ के साथ। भगत सिंह 23.5 साल की उम्र में अनेक संस्थाओं के अंदर पूरे देश में अपने विचार फैलाने में लीन रहे।
आप अंदाजा लगा लीजिए भगत सिंह कैसे थे। आज जो लोग पीली पगड़ी भगत सिंह का तुर्रा बांध रहे हैं, वो लोग भगत सिंह के विचारों से बिल्कुल अवगत नहीं है। वो भगत सिंह की दलाली करते हैं भगत सिंह के नाम पर। आप उन लोगों से अवगत रहेंगे। भगत सिंह की 4 फोटोज जो ऑथेंटिक है, जो प्रमाणित हैं, जीवन में 4 ही फोटो मिलती हैं उनकी, और भगत सिंह ने कभी पीली पगड़ी नहीं पहनी। आज की जो ये सरकारें, सत्ता, इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, कोई कम और कोई ज्यादा, लेकिन 78 साल के आजादी के इतिहास में केवल भगत सिंह को सत्ता के लिए उपयोग किया है। भगत सिंह को किताबों में नहीं आने दिया, किसी क्लास के सिलेबस में नहीं आने दिया, भगत सिंह के विचार को किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ाने दिया 78 साल में। साथी यहाँ अध्यापक बैठे हैं, प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं, उन्होंने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। आज तक किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की किताब में भगत सिंह की एक भी लिखत को दर्ज नहीं किया गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगत सिंह से ये लोग कितना डरते हैं। ये लोग समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और लोक बराबरी का समाज नहीं चाहते। आज भी मैं भगत सिंह के विचारों की सीरीज को जब शुरू करूंगा तो आज के वर्तमान के साथ उसकी तुलना करता भी जाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आज भगत सिंह को क्यों नहीं चाहते लोग। एक बड़ा वर्ग जो है लूट के धंधे में जो शामिल है, वो भगत सिंह से क्यों नफरत करता है और दिखावा क्यों करता है, भगत सिंह की पगड़ी क्यों पहनता है। मेरे 1-2 सवाल भी रहेंगे आप लोगों से कि आपके गांव में लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी है? कोई बच्चा लाइब्रेरी में जाता है? कोई है तो हाथ खड़ा कर दे। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूं, प्राइवेट लाइब्रेरी है। अच्छा, वो सारे लाइब्रेरी के हैं। कितनी ये बच्चे लाइब्रेरी से आए हैं? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मेरी मूल बात शुरू होने से पहले ये साथी आए हैं। आपको मुझे अगले 45 से 50 मिनट झेलना पड़ेगा। आपको अगर बोरियत हो तो आप हाथ खड़ा कर देना, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि विचार थोपे नहीं जाते, विचारों को चिंतन और मंथन के लिए अपनाया जाता है। मेरा सवाल था लाइब्रेरी का, ये बच्चे लाइब्रेरी से आए हैं। बेटा, आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन से राइटर की पुस्तकें पढ़ी हैं? आपने कौन से साहित्यकार को पढ़ा है लाइब्रेरी में? यस, यही मैं चाहता हूं, जो ये जानना चाहता हूं। लाइब्रेरी नहीं है, वो एक स्टडी रूम है, वो एक पढ़ने का कमरा है, और जिसमें इन दिमागों को कत्ल करने के लिए सेंट्रलाइज करने वाली व्यवस्था कायम की गई है, जिसको कहते हैं कंपटीशन का एग्जाम। किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कंपटीशन जंगल का नियम है, समाज का नियम सहयोग और कोऑपरेशन होता है। लेकिन वर्तमान जो सत्ता है, लूट पे आधारित पूंजीवाद, जो वैश्विक पूंजीवाद है, वो केवल इन दिमागों को मशीनी दिमाग बनाना चाहता है, केवल उनको ये सिखाना चाहता है जिससे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पूर्ति हो आने वाले समय में। इनको सवाल करना नहीं सिखाना चाहते, केवल ग्रुप डी और सीईटी के नाम पे लाखों के लाखों जो युवक हैं उनको काबू करना चाहते हैं। इसलिए लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर गोरकी मिलेगा, टॉलस्टॉय मिलेगा, भगत सिंह मिलेगा, राम प्रसाद बिस्मिल मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस मिलेगा, स्वामी विवेकानंद मिलेगा, दयानंद मिलेगा, आपको प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद मिलेगा, सरचंद्र चट्टोपाध्याय मिलेगा। आप अगर पढ़ोगे तो धूमिल मिलेगा, आपको मुक्तिबोध गजानंद मिलेगा। आप अगर उनको नहीं पढ़ते तो सिर्फ आप अज्ञानता को ढो रहे हैं, और केवल एक मजदूर बनने की जो मानसिक रूप से गुलामी का जो एक जंजीर के अंदर बंधने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवस्था को कितने दिन चलाओगे कि एक बच्चे को समाज का ज्ञान होना चाहिए, इस देश दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। जैसे साथी डॉक्टर विनोद ने कहा था कि वो शिक्षा निकम्मी है, जो शिक्षा केवल नौकरी के मकसद से, जो शिक्षा केवल और केवल
व्यक्ति को गुलाम मानसिकता बढ़ाने के लिए पैदा की जाती है, वो शिक्षा निकम्मी है। शिक्षा जब तक देश के वर्तमान हालातों को, शिक्षा जब तक उनके समाधानों को नहीं बताएगी, वो शिक्षा इस देश और समाज के भले के लिए नहीं है, वो शिक्षा किसी की पूर्ति के लिए है। ये समाज में हमारी जो बच्चियां बैठी हैं, एमएससी करने के बाद, एमकॉम करने के बाद ग्रुप डी का पेपर देते हैं, ये सबसे बड़ा कलंक है समाज के ऊपर, ये सबसे बड़ा कलंक है इस सत्ता के ऊपर, ये सबसे बड़ा कलंक है हमारी अज्ञानता के ऊपर कि हम इनकी दरिया बिछाते हैं और पार्टी के फिराक में हम इनकी गुलामगिरी करते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो एक पार्टी के बंद के और उनके झंडे उठा के और अपने बच्चों को ग्रुप डी का क्लर्क बनाने के लिए इनके हाथों में सौंप देते हैं। देश के 78 सालों के अंदर कोई रोजगार का सर्जन नहीं है, कोई देश के अंदर युवाओं के लिए एक स्वतंत्र सोच जो पैदा करने की भगत सिंह सोच रहे थे कि युवा है वो स्वतंत्र रूप से सोचे, युवा है जो तुलना करने सोचे, तरक्की कसौटी पे मंथन करे, चिंतन करे, और उस बात को अगर उसके समझ में आती है तो उसका आत्म मंथन करे और उसको आत्म अर्पित करके समाज में लागू करने के लिए अमल करे। ये कितने युवा है जो आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। ये देश संविधान से चलता है, लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं। मेरा खुला सवाल है कि देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा है? अगर कोई बच्चा बताए तो उसको मैं इनाम दूंगा। देश की प्रस्तावना जो संविधान की प्रिम्बल जो लिखी गई है उसके अंदर बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, 50 शब्द हैं केवल। 50 शब्द कितने बच्चों को याद है? अगर एक भी कोई भी साथी बैठा बताएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे देश के जो नागरिक है वाकई में आत्म चिंतन करते हैं और इस देश की संविधान के अनुसार राज शासन चलाने के लिए वो साथी जागरूक है। लेकिन चिंता का विषय है, फिक्र का विषय है कि आज जो वास्तविक शिक्षा है, जो भगत सिंह की प्रगतिशील सोच की शिक्षा है, जो मुंशी प्रेमचंद की कवायद थी समाज परिवर्तन की शिक्षा है, उस शिक्षा के पास नहीं फटकने देते। शिक्षा क्या है? कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाएगा, काली कंबली वाले बाबा का मंदिर कहाँ है, फलाने की मजार कहाँ पर है। इसलिए बच्चे वही सवाल पढ़ेंगे क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में आने हैं। एमएससी किया हुआ बच्चा साइंटिस्ट के इक्विवेलेंट होता है, वो रिसर्च की तरफ बढ़ता है। वो बच्चा हाथ में ट्रे लेके और किसी को पानी पिलाने जाता है और उससे पहले वो खुशी से लड्डू बांटता है कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गया हूँ। इससे बड़ा विचारों का कत्ल और नहीं हो सकता, इससे गिरावट समाज में और नहीं हो सकती। भगत सिंह ने ये नहीं सोचा था। भगत सिंह की जो अधूरी इच्छा थी, भगत सिंह ने कहा था कि जब तक ये साम्राज्यवादी लूट रहेगी तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और वो युद्ध आज जारी करने के लिए किसके कंधों पे वजन है? ये हमारे कंधों पर वजन है। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, ये चिंता का विषय है। भगत सिंह का जन्म 1907 28 सितंबर को हुआ। लायलपुर का एक गांव बंगा गांव के अंदर उनका जन्म हुआ। उनके जो पूर्वज थे वो खटकड़ कला से बंगा गए थे। खटकड़ कला में भी उनको जो खटकड़ जो है वो उनका मूल गांव नहीं था। उनके जो पूर्वज थे वो किसी कारण से उनका कोई पूर्वज एक्सपायर हो गया, उसके फूल वो लेके हरिद्वार जा रहे थे। रात को अंधेरा हुआ तो खटकड़ में रुका और खटकड़ का जो जागीरदार था, जो अमीर परिवार था, उस घर में रुका। और वहाँ रात को ऐसी कोई घटना घटी जिसमें उनके उस जो पूर्वज था इनका, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उस घटना के साथ इनका सहयोग किया। तो उस परिवार ने बड़ा एहसान माना और उन्होंने कहा कि आते वक्त आप वापिस हमारे घर से होके जाना। वो जब वापिस आते हैं तो वो खटकड़ कला में जो परिवार रहता था अमीर, उनके केवल एक लड़की थी। उन्होंने अपना रिश्ता उस लड़के के साथ प्रपोज किया कि ऐसा बहादुर बच्चा हमें चाहिए। और उनको एक बड़ी जो ज़मीन है खटकड़ कला के अंदर भी मिली, एक बड़ी हवेली भी मिली, वो वहाँ रहते थे। लेकिन उसके बाद जो सिंचाई नहरें निकाली गई और कॉलोनाइज जो बाद में पगड़ी संभाल जट आंदोलन, आपको कई साथियों को पता होगा, 1907 में चला था। उससे पहले अंग्रेजों ने वो ज़मीनें जो साफ करवाने के लिए जंगल, जैसे आपके जो गांव शेखुपुरिया की ज़मीनें हैं, आपके पूर्वजों से पूछिए कि इन ज़मीनों के हालात कैसे थे। उन्होंने बलदों से, उन्होंने ऊँटों से
कराहे लगा के उन्होंने कस्सियों से समतल करके इस जमीन का वर्तमान स्वरूप बनाया। ये जमीन ऐसे नहीं बनी थी। और अब इस पे आके कोई अडानी अंबानी सेठ कब्जा करने के लिए कानून बन जाए कि जमीन जो है आपकी अधिग्रहण की जाती है, तो वो जमीन जो है इन पुरखों के खून से सींची हुई ये जमीन है, इसको औने पौने में देने के लिए हमें लड़ाई लड़नी होती है, जैसे हमने लड़ी थी। उसी प्रकार उनको जो जमीन मिली, एक मुरब्बा जमीन, वहाँ उन्होंने समतल करके उसको वहाँ पर बंगा गांव में जब खेती करनी शुरू की, तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे, जब वो समतल हो गई और वहाँ पर उपजाऊ जमीन हो गई, तो उन्होंने इंग्लिश कॉलोनाइज को वहाँ सेटल करने के लिए कानून बना दिया कि इन जमीनों पर किसानों का कोई हक नहीं रहेगा, यहाँ केवल अंग्रेज जो लोग हैं उनकी बस्तियाँ रहेंगी। और उसके खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट चली थी, जिसका जो आगूकार थे उनके चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। उन्होंने उस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लिया। जंग अखबार छपता था, जंग, उस जंग अखबार का एडिटर था, उसने एक कविता लिखी थी, पगड़ी संभाल जट्टा, कि भाई कहाँ खोया हुआ है, जा रहा है आपका हाथ से खिसक रहा है सारा अपनी पगड़ी की लाज। और वो आंदोलन बड़ा मशहूर हुआ और उसमें उसके चाचा जी जो है आगूकार थे, और उन्होंने उस आंदोलन में अंग्रेजों के कानून उस समय वापिस करवाए थे। जो कानून, कृषि कानून उन्होंने बनाए, लैंड एक्ट बनाया, उसको रिवील करवाया था। लेकिन बदले में उसके सरदार अजीत सिंह, उसके चाचा जी को 1911 में देश निकाला मिला। और 1911 में देश निकाला मिलने के बाद वो लगभग 36 वर्ष 34 देशों के अंदर रहे, अनेक देशों की भाषाएं सीखे। 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्र हुआ, उसी दिन उनका वापसी उनके चाचा जी की हुई। और 15 अगस्त 1947 को जब वो वापिस 36 साल बाद लौटे, तो उनके घरवाली जो थी उसको वो पहचान नहीं पाए। उनको बताया गया कि ये तेरी पत्नी है, और उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि सरदारनीए माफ़ करी मैनू, मैं देश दे लिए कुर्बान होने वास्ते चला गया, तेरे नाल किता वादा मैं नहीं निभा सका। ऐसे जो महान विभूतियां थी, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ। कोई छोटी बात नहीं है, 36 साल देश से बाहर, 2 दिन घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनके चाचा स्वर्ण सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो भी जेल में थे। उसके चाचा अजीत सिंह जेल में थे। जब 1907 में 28 सितंबर 1907 को जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन उनकी जेल से रिहाई हुई थी, किसी मुकदमे के अंदर वो जेल में थे, और वो घर लौटे थे। इसलिए उनकी दादी माँ ने अपने पोते का उसी दिन जन्म हुआ, कहता बड़ा भागा वाला है साडा, और भागा वाला से उसका नाम भगत सिंह रखा गया था। परिवार की अगर विरासत को देखें, उनके दादा अर्जुन सिंह एक आर्य समाज को मानने वाले इंसान थे। एक सिख होते हुए भी आर्य समाज को मानते थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तमाम तरह की आर्य समाज की जो उनका विश्वास था, उसकी वजह से ही भगत सिंह की शिक्षा का जो एडमिशन हुआ था वो डीएवी स्कूल में हुआ था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो थे, उसी में उनका एडमिशन करवाया गया था। बचपन से ही भगत सिंह के परिवार में क्रांतियां, परिवार का माहौल ऐसा था कि भगत सिंह का जो लालन पालन हुआ उन विचारों में हुआ। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें भगत सिंह 12 साल के थे, और जनसंहार को वो जब देखने जाते हैं तो उनके अंदर अनेक विचार पैदा होते हैं। वो उसी समय 12 साल का बच्चा, यहाँ रेस लगा रहे थे 12 साल के बच्चे, लेकिन वो तार्किक रूप से उसी समय इतना जागरूक था कि प्रत्येक घटना का, कर्म का उसके ऊपर, उसकी दिलो दिमाग पे असर पड़ा। और उसने उस घटना को अपने मन में संजो के अनेकों सवाल अपने चाचा जी से, अपने पिताजी से पूछे, अपने अनेकों सवाल अपने अध्यापक से पूछे, प्राइमरी स्तर के अध्यापक से पूछे। और 1921 के आते आते जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, 14 साल की उम्र थी भगत सिंह की उस समय, और 1921 के असहयोग आंदोलन में भगत सिंह गांधी जी की प्रेरणा से और युवा होते हुए 14 वर्ष की आयु में इस आंदोलन में कूद पड़े थे, और अपना नाम कटवा के, और लाहौर के अंदर उस समय लाला लाजपत राय ने स्वदेशी शिक्षा का नारा दिया था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो। अनेकों वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, अनेक जो युवाओं ने है जो विदेशी अपने कपड़े थे उनको जला दिया था और स्वदेशी पहनने लगे थे। और भगत सिंह कोई फैशनेबल इंसान नहीं थे, भगत सिंह खादी का कुर्ता पजामा पहनते थे, और एक कुर्ता पजामे में उसने बहुत से साल निकाले। मेला कुचला होता था, रात को किसी घर रुकते थे, जब वो अंडरग्राउंड रहते थे तो उसी घर में धोखे जेब में उनकी किताब होती थी, वो किताब पढ़ते थे, 2 ही कार्य में लगे रहते थे। कोई उनके अंदर ये नहीं थी कि भगत सिंह के सूटेड बूटेड इंसान भगत सिंह था, ऐसा नहीं था। भगत सिंह की जो फोटो है, जो पगड़ी वाली बात है उसको मैं क्लियर कर दूं बीच में,
कि भगत सिंह की जो पगड़ी वाली फोटो 1916 के अंदर लाहौर के अंदर 1922 के अंदर लाहौर के कॉलेज के अंदर एक ड्रामा टीम के अंदर वो सदस्य थे और ड्रामा कर रहे थे, तब उन्होंने वो पगड़ी बांधी थी, सफेद पगड़ी थी खादी की, जिसके वो पीछे तुर रहा था, ना कोई पीली थी ना किसी कलर की थी। वो भगत सिंह उस कॉलेज के अंदर जब दाखिला लिया, वो कॉलेज लाला लाजपत राय ने जब स्वदेशी शिक्षा की बात आई तो उन्होंने स्थापित किया था। लाला लाजपत राय उनके प्रेरणा स्रोत थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के अगर दूत थे लाला लाजपत राय। उनके कॉलेज में, लाहौर नेशनल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और लाहौर का जो नेशनल कॉलेज था वो वाकई में ही जो देश का एक सेंटर था, जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को चलाने के लिए, जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के जो क्रांतिकारी जो साथी थे, उनकी एक वर्कशॉप के रूप में काम कर रहा था। उसके अंदर एक लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी का मैंने आपके गांव में जिक्र किया है। उस लाइब्रेरी की द्वारकाधीश लाइब्रेरी थी, जिसके अंदर राजा राम शास्त्री लाइब्रेरियन थे, छबील दास थे। राजा राम शास्त्री उनके बड़े दोस्त थे और वो किताबें पढ़ने के इतने शौकीन थे, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने 372 किताबें पढ़ दी थी। उस लाइब्रेरी से वो किताबें पढ़ते थे। उनके अंदर जो विचार आए, भगत सिंह के अंदर जो विचार आए, वो भगत सिंह से नहीं आए, उन पुस्तकों से आए। उन्होंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, उन्होंने लेनिन को पढ़ा, उन्होंने आयरिश जो डार्विन था, जिसने माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम किताब लिखी, उसको पढ़ा। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला को पढ़ा, उन्होंने गोर्की को पढ़ा, टॉलस्टॉय को पढ़ा। विश्व के इसके अलावा उन्होंने सत्येंद्र सन्याल की बंदी जीवन को पढ़ा। देश की अनेकों पुस्तकें पढ़ी, स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने पढ़ा। और वो विचार उनके कहाँ मिलते हैं? जेल नोटबुक के नाम से जो किताब है, उसमें उन्होंने 144 कोटेशन उसके अंदर डाली है। कोटेशन क्या थी कि वो जो किताब पढ़ते थे, उस किताब में जो बातें समाज परिवर्तन के लिए, बराबरी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, युवाओं को संदेश देने के लिए जरूरी लगती थी, उस कोटेशन को नोट कर लिया करते थे, वो नोट्स बना लिया करते थे। वो जो नोट्स हैं, 144 नोट्स आपको भगत सिंह की जेल डायरी में मिलेंगे, जो 144 किताब पढ़ के उन्होंने निचोड़ निकाल के युवाओं के लिए जरूरी समझा देना, उनको बताना जरूरी समझा। और जेल की नोटबुक छपने की भी बड़ी अजीब कहानी थी कि जब वो जेल के अंदर थे तो वो जो उनके लिखे हुए दस्तावेज थे, वो उन्होंने लजावती, जो उनके डिफेंस कमेटी की सदस्य थी, उसके हाथ से विजय कुमार सिन्हा को जो नोट्स उसने सौंपे कि ये आप, विजय कुमार सिन्हा उसी जेल में थे, क्रांतिकारी थे, कि ये जो नोट्स हैं ये मेरे पिताजी के को भिजवा देंगे विजय कुमार सिन्हा। लेकिन लजावती ने उस समय उतनी वो भी बड़ी मतलब भावुक थी, और जैसे ही वो बाहर आई तो उसको सूचना मिली कि विजय कुमार सिन्हा को मांडले जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, वो अभी छूटने वाले नहीं है। वो बाद में 1938 में छूटे थे। लेकिन उन्होंने वो किताब, जो लाला लाजपत राय जो अखबार निकालते थे, उनके जो संचालक थे लाला फिरोज मेहता, उनको उन्होंने वो दस्तावेज जो गठरी के अंदर रखे हुए थे दे दिए, कहते ये भगत सिंह ने दिए हैं, अगर आपके कोई काम की बात हो, कुछ छापने योग्य बात हो तो आप इनको देख लीजिए। उसने वो बात भूल गई, और वो अच्छा हुआ कि उनके हाथ आए और उन्होंने वो जेल डायरी जो नोटबुक है उसको छापा। वो हमारे तक पहुंच पाए, उनके जो लिखे हुए दस्तावेज है, वरना हो सकता है वो कहीं गुमनामी में छुप जाते, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा जी 1938 में हुए, उसके बाद क्या होता ये एक सोचने की विषय है। लेकिन भगत सिंह ने अनेक जो चीजें लिखी, एक एक चीज को जो आत्म मंथन चिंतन करके लिखा। भगत सिंह कहता है किसी विचार का अंधा अनुकरण करना एक मानसिक गुलामी है। भगत सिंह कहता है कि मेरे विचार को भी आप अगर हूबहू मान लेते हो तो ये भी मेरी तरह से गुलामी होगी, मेरी गुलामी होगी। आप किसी विचार को पढ़िए, उसके बाद चिंतन कीजिए और उसको आत्ममंथन कीजिए, और फिर उसको तर्क की कसौटी पे, अपनी कसौटी पे देखिए। अगर वो खरा उतरता है तो उसको अपना लीजिए, उस पर अमल कीजिए, वरना उसे रद्द कर दीजिए उसी समय। ये कह के कि भगत सिंह यहाँ गलत है, तो आप लोग भी उसको पढ़ें। तो वर्तमान परिस्थितियों में हो सकता है कुछ बातें आपको अलग लगे, तो आप उसमें तर्क और सवाल जरूर करके अपनाएं। किसी की कई हुई बात को अपना लेना एक मानसिक गुलामी है। इसीलिए
ये देश जो है सदियों तक गुलाम रहा और अब भी गुलामी की दौर में जी रहे हैं, क्योंकि जो बुद्धू बक्सा हमारे घर में लगा हुआ है, जिसको हम LCD कह देते हैं, और एक इससे भी खतरनाक हमारी पॉकेट में रहता है आजकल, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये मोबाइल बाबा है, ये सारी झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपके विचारों को तोड़ने के लिए, आपके विचारों को कुंद करने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं है सच्चाई से। आज जो भगत सिंह को जान रहे हैं लोग, वो 90% गलत आकलन किया गया है। फिल्में दिखाई गई हैं, फिल्म उनकी मनोज कुमार ने शहीद बनाई थी एक, उसमें कुछ गीत तो ठीक है, बाकी स्टोरी में कुछ बहुत हेरफेर है। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जो बाद में बनी थी अजय देवगन की, उसके अंदर कुछ कुछ उसके विचार दिखाए गए थे, लेकिन फिल्मों के अंदर भी झूठ परोसा जाता है, नाटकों के अंदर भी कुछ बदलाव हो सकता है। असली जो भगत सिंह के विचार हैं, उनकी जो हस्तलिखित जो दस्तावेज हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत है, उनको आपको समाज में बांटने की जरूरत है, उनको आपको समझने की जरूरत है। भगत सिंह ने अनेकों पत्र लिखे, विद्यार्थी और राजनीति जैसे साथी ने जिक्र किया था, उसमें विद्यार्थियों को काम दिया था कि विद्यार्थी का काम केवल पढ़ना ही नहीं है, जरूरी काम हो सकता है पढ़ना, लेकिन केवल पढ़ना जरूरी काम नहीं है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को वर्तमान में जो देश के हालात और राजनीति है उसको बदलने के लिए प्रयास करने होंगे। ऐसी शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार करना होगा, जो समाज में समानता और भाईचारा स्वतंत्रता कायम करने वाली शिक्षा हो। एक प्रकार से उन्होंने विद्यार्थियों के लिए काम दिया, इसके साथ साथ उन्होंने एक राजनीतिक युवाओं के नाम पत्र लिखा था कि देश के जो राजनीतिक युवा है उनको देश की राजनीति में दखल देना चाहिए। आज जो बड़े बड़े नेता है, वो उनका एक बड़ा मुहावरा है कि राजनीति ना कर। कोई भी बोलेगा, कोई भी आप हक की बात कहोगे, किसी लीडर को कह के देख लेना, कहेगा ज्यादा राजनीति ना कर। राजनीति क्यों ना करें जब हमारी हर चीज राजनीति से तय होती है, बिना राजनीति की कोई चीज नहीं है। राजनीति के बारे में उन्होंने कहा था कि कानून जो है वो न्याय का पर्याय नहीं है। कानून की पवित्रता तभी तक है जब लोगों की भावनाओं को प्रकट करे वो कानून। अगर वो कानून शोषणकारी सत्ता के हाथ का पुर्जा बन के रह जाए तो ऐसे कानून को मानना जरूरी नहीं है। और जो सरकार ऐसे कानून निर्माण करते हैं, उस सरकार को बर्दाश्त करना बिल्कुल नहीं, केवल बर्दाश्त ही नहीं करना, उसको जल्द से जल्द कुचल देना प्रत्येक युवा राजनीति का कर्तव्य बनता है। ये भगत सिंह का आह्वान था। कानून और न्याय में फर्क है, भगत सिंह जी ये बताते हैं। कानून तो ये बन जाएगा कि अभी आपकी ये जो जमीन है सड़क के साथ लगती हुई, इसकी बिक्री नहीं कर सकते। कानून तो ये बन जाएगा कि ये गांव जो है इसका कुछ महत्व है, इस गांव को आज आपने खाली करना है। कानून तो ये बन जाएगा कि भाई आगे की जो पढ़ाई है उसके अंदर ये कंडीशन पूरी करोगे तो होगी, वरना नहीं होगी। तो कानून जो है वो न्याय नहीं दे सकता। न्याय अलग चीज है। कानून लोगों की रक्षा कम करता है, सत्ता और पूंजी की रक्षा हमेशा ज्यादा करता है। कानून सत्ता की रक्षा के लिए होता है। ये भगत सिंह जी कहते हैं कि वो कानून अगर ऐसी पूंजीवादी सरकार बनाए जिसका उद्देश्य केवल और केवल शोषण पे आधारित हो, ऐसे कानूनों को मानना युवाओं का कर्तव्य नहीं है। उन कानूनों को चैलेंज करना युवाओं का कर्तव्य है। भगत सिंह ने बहुत बातें की हैं। भगत सिंह ने कहा है कि जो परिवर्तन है, क्रांति से जो मतलब है, क्रांति का जो मतलब है वो आम लोगों को क्या है? बम, पिस्तौल, तलवार, हिंसा और गुप्त संगठन बना के सरकार के खिलाफ विद्रोह करना। ये गलत इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में अदालती बयान के अंदर उन्होंने, लोअर अदालत के अंदर जब उन्होंने पूछा, जज ने, एम फोर्ड जो जज था, उन्होंने पूछा कि आपका क्रांति से क्या तात्पर्य है। भगत सिंह ने कहा क्रांति से तात्पर्य हमारा खूनी लड़ाई से नहीं है, क्रांति से हमारा मतलब प्रति हिंसा से नहीं है, हिंसा के बदले में हिंसा करना नहीं है। ये काम हिंसा करना ये पूंजीवादी सरकार का काम है, ये ब्रिटिश सरकार का काम है। क्रांति से हमारा मतलब है कि प्रगति के लिए बदलाव की भावना से किया गया प्रयास। क्रांति का मतलब है लूट पे आधारित जड़ता मूलक समाज का समूल परिवर्तन करते हुए एक समता आधारित, बराबरी आधारित, लूट से मुक्त समाज बनाना हमारा क्रांति का मतलब है।
भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा वैसे तो दिया था हसरत मोहानी ने, लेकिन उस नारे को 1928 के बाद उन्होंने अपनी जो पार्टी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, उस पार्टी के नारे को बनाया था उस समय इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा उन्होंने 1928 के अंदर अपनाया था। और उस नारे का इनकलाब का मतलब यही है, संपूर्ण बदलाव, अच्छाई के लिए किया गया संपूर्ण बदलाव। इनकलाब का मतलब ये नहीं है कि कोई भ्रष्ट लीडर आपसे नारा लगवा दे इनकलाब जिंदाबाद। वो इनकलाब जिंदाबाद नहीं है, वो केवल नारे को पेटेंट करके आपके अंदर, उस नारे को समझना है। वो नारा ये कहता है कि लूट आधारित जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए जो संघर्ष है वो इनकलाब है, वो जिंदाबाद रहेगा। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि भगत सिंह ने कोई पार्टी नहीं बनाई, भगत सिंह किसी चुनाव में नहीं गया, भगत सिंह किसी उद्देश्य से नहीं था। भगत सिंह का उद्देश्य एक ही था कि समाज के अंदर कैसे बराबरी लाई जाए, पूरे विश्व के अंदर वर्ग वहीन समाज हो, जिसके अंदर जो कमेरा वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, सर्वाहारा जो वर्ग है, उसकी सत्ता हो, उसकी कमांड हो, उसकी मर्जी से निर्णय लिए जाएं। और जो लूट और चंद पूंजीपति जो लोग इस देश को कब्जा किए हुए हैं, साम्राज्यवादी जो लूट चल रही है, उनका सर्वनाश हो के उनके हाथ में कस्सी और दांती हो, बराबर में उनके हाथ में कस्सी और दांती हो। लेकिन आज भी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति की आमदन एक दिन की 17 लाख रुपए है, एक व्यक्ति की आमदन 32 करोड़ रुपए है एक दिन की, और एक व्यक्ति की आमदन मजदूर की 27 रुपए है। ये समतामूलक समाज कदापि नहीं बन सकता। ये 32 रुपए और 32 करोड़ का जो झोल है, ये सत्ता की लूट जो कर रहे हैं, सत्ता के साथ सांठगांठ करके बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार सत्ता के साथ सांठगांठ करके बैठे हैं, जो युवाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए लगातार अपना प्रचार प्रसार जारी रखते हैं, जो भगत सिंह के विचारों से दूर रखते हैं, उनका प्रयास है। उस प्रयास को तोड़ने के लिए आज भगत सिंह को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग बैठे हैं, आप लोग देख लीजिए कि इस गांव का जो निर्माण हुआ है, इस गांव में जो परिवर्तन आए हैं, किसी सरकार या सत्ता ने उसमें क्या किया है। इस गांव में जो परिवर्तन आया है, इस गांव के जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज जो हैं, उनसे लेके आज तक हमारा खून और पसीना जो लगा है, उससे ही परिवर्तन आया है। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने केवल लड़कियों के स्कूल बंद किए हैं, सरकार ने केवल महंगी शिक्षा वाले कॉलेज स्थापित किए हैं, सरकार ने केवल करोड़ों के अंदर पैसे लगकर डॉक्टर बनने की शिक्षा को स्थापित किया है, ताकि आम आदमी जो है उसका लाभ न ले पाए। इसलिए ये जो सरकारें हैं, इनसे आपका हल नहीं होगा। चाहे कोई हरे झंडे वाला आ जाए, चाहे कोई तिरंगे पे हाथ का निशान लेके आ जाए, चाहे कोई कमल का फूल लेके आ जाए, चाहे कोई हाथी लेके आ जाए, ये सब बुर्जुआवादी हैं और ये सत्ता का सुख भोगने के लिए आपस में बैटिंग करते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते। आपके गांव में लाइब्रेरी कभी नहीं खोलेंगे जिसके अंदर वो साहित्य होगा। आपके बच्चों के पाठ्यक्रम में 8वीं से लेके ऊपर की यूनिवर्सिटी तक कभी भी जो प्रगतिशील जो विचारक हैं, उनके विचार आपके सामने रूबरू नहीं होने देंगे। आज देश की किताबें बदली गई हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर। अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते उनका जो आकलन किया है कि आपके बच्चों को भीरू, डरपोक, कायर और स्वामी भक्त बनाने की शिक्षा दी जा रही है, ताकि आने वाले समय में कोई सत्ता से सवाल करने की जरूरत ना करे। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक ने आज लद्दाख में सवाल किया है, वो सवाल कोई ना कर पाए। जिस प्रकार का सवाल आनंद तेल तुंबड़े ने किया, महाराष्ट्र के अंदर जेल में सड़ रहा था, वो सवाल गौरी लंकेश ने किया जिसको गोली का शिकार होना पड़ा, वो सवाल गोविंद पानसरे ने किया जिसको मौत के घाट उतार दिया गया, वो सवाल फादर स्टेन ने किया जिसको जेल के अंदर सड़ा के मार दिया गया। सत्ता सवाल सहन नहीं करती, अगर करती है तो आप प्रयोग कर लेना। जब आपके गांव में कोई सत्ताधारी लीडर या कोई विपक्ष का नेता आए, उससे सवाल कर लेना कि आपके पास जो दौलत आई है वो कहां से आई है, हमें बता दीजिए। हमारे पास तो दौलत नहीं है, हमारे तो दादा परदादे इस जमीन में मर गए काम करते हुए, फिर भी पूरे शेखपुरिया गांव में किसी का शायद कोई किला बचा होगा जिसकी फर्द लाल ना हुई हो, जो कर्ज के अधीन ना हो।
उनसे पूछ के देखिए फिर क्या कहते हैं। वही सवाल होगा, ज्यादा राजनीति ना कर। क्यों ना करें राजनीति? हमारा भविष्य खतरे में है, हमारे बच्चों को पंगु किया जा रहा है। भगत सिंह कहता है कि जब तक आपके पास स्वतंत्र विचार नहीं होंगे, आपके पास सृजनात्मक शक्ति नहीं होगी, तब तक आप परिवर्तन की नहीं सोच सकते। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति का मतलब क्या है कि जो हम परंपरागत, जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है उसके आदी हो गए हैं, और परिवर्तन का विचार नाम से ही हम कांपने लगते हैं, उसको छोड़ना डर लगता है हमें छोड़ने से। इस विचार को छोड़ने का नाम क्रांति है, इस नए बदलाव के लिए आगे आने का नाम क्रांति है। और भगत सिंह ने कोर्ट में जो बयान दिया कि जो फांसी का फंदा है वो मेरे विचारों का मंच है, वो फांसी नहीं है, वो विचार हैं। और उन्होंने लिखा भी था अपने पत्र में, अपने भाई कुलतार सिंह को जो पत्र लिखा था उसके अंदर लिखा था कि मेरी हवा में ख्यालों की बिजली, मेरी हवा में ख्यालों की बिजली रहेगी, मुश्ते खाक है थानी, ये रहे ना रहे। उन्होंने कहा कि मेरी हवा में रहेगी ख्यालों की बिजली, मेरे विचार जो हैं वो फैल जाएंगे, और ये मुश्ता खाक है फानी, ये शरीर ये मिट्टी बनने के लायक है, ये रहे ना रहे। इसलिए वो जो विचार हैं वो आप नहीं पढ़ोगे जब तक प्रेमचंद को नहीं पढ़ोगे बेटा, जब तक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को नहीं पढ़ोगे, जब तक लियो टॉल्स्टॉय को नहीं पढ़ोगे, जब तक मैक्सिम गोर्की को नहीं पढ़ोगे, जब तक लेनिन को नहीं पढ़ोगे, जब तक भगत सिंह के जो विचार उनको नहीं पढ़ोगे, परिवर्तन की नहीं सोच सकते। आज स्थिति क्या है? आज भूखा मर रहा है देश। 20 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता। 20 करोड़ लोग इस देश में केवल 1 दिन में या 2 दिन में एक बार भोजन मिलता है, ऐसी स्थिति है। आप शेखुपुरिया की स्थिति को मत आंकिए। आप जाइए झारखंड के अंदर, आप जाइए छत्तीसगढ़ के अंदर, आप जाइए उड़ीसा के अंदर, आप जाइए महाराष्ट्र के अंदर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उनकी स्थिति को देखोगे। एक मटमेला पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर में 5 लीटर की एक कैनी लेने के लिए 10 साल का बच्चा पैदल जाता है। वो इस देश का हिस्सा है। इस लूट के और सबसे ज्यादा खनिज संपदा जिनका नाम लिए, वहां सबसे ज्यादा कोयला, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक निकलता है, और सबसे ज्यादा दुर्दशा उस क्षेत्रों की है। वो जाता कहाँ है? वो वहीं जाता है जिनकी आमदनी एक दिन की 32 करोड़ है। आपने अभी बयान सुना होगा जिसको नितिन गडकरी कहते हैं, परिवहन मंत्री, जिसको हम मानते हैं कि बड़ा अच्छा, गडकरी तो बड़ा अच्छा है, उसके बेटे का नाम ले दिया किसी पत्रकार ने कि भी ये जो एथेनॉल का ऑयल जो पेट्रोल में मिला रहे हैं, ये इसके बेटे की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मशीनरी को खराब कर रहे हैं, एवरेज डाउन हो रही है। एकदम से जैसे नाग के पैर जो पूंछ पे पंजा लगा दिया। इतनी गर्मी से बोला उसका पिताजी कि मेरे बेटे को घसीटने की जरूरत नहीं है, मैं 200 करोड़ रुपए महीने के कमाता हूं। खुद का बयान है, आप पढ़ लेना अखबार में दिए। कहां से कमाता है 200 करोड़? कौन सा तरीका है उसके पास 200 करोड़ कमाने का? यह है लूट का जाल। और हमारा बच्चा एमएससी ग्रुप डी के 18,000 की, एचकेआरएन के लिए 12,000 की नौकरी के लिए गुहार लगा रहा है। इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है। इस देश में मौजूद जो संसाधन हैं बहुत पर्याप्त हैं, लेकिन कब्जा केवल 500 लोगों का है। पूरी दुनिया के अंदर 500 लोगों की दौलत को अगर आप जोड़ ले तो बाकी की 80% जो जनसंख्या है उसके बराबर 500 लोगों के पास दौलत है, जिनके नाम भी नहीं सुने आपने। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं। भगत सिंह को ना पढ़ोगे तो उसकी समझ नहीं आएगी। आपको ये समझ नहीं आएगी जो किसान बैठे हैं कि ग्वार की फसल है वो 5 मन किले की क्यों हो रही है, नरमा क्यों शार्ट हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है, नरमा क्यों नहीं हो रहा। ये कोई प्रकृति की मार नहीं है, ये मार है इस सिस्टम की, ये मार है इस पूंजीवादी सिस्टम की। 500 लोग जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहते हैं, नई विश्व व्यवस्था जो आ रही है,
उसमें केवल 500 लोग पूरी दुनिया की सरकारों को चला रहे हैं। आपने देखा होगा अमेरिका का चुनाव हुआ तो कौन बोल रहा था वहां पर, कौन प्रमोट कर रहा था? एलन मस्क सरेआम कह रहा था कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं और मेरी मर्जी से कानून बनेंगे। आपकी सरकार भी वही पूंजीपति चला रहे हैं, उनके लिए कानून बन रहे हैं। आप जो वोट डालते हैं इससे नेवर एवर परिवर्तन कभी नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। सत्ता को बदलना केवल और केवल चेहरा बदलना है, व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलने के लिए क्रांति की जरूरत होगी। हमारे जो विचार हैं, भगत सिंह ने जो कहा है कि आप लोग मेहनत का जो शोषण पीड़ित जो लोग हैं वो जात धर्म नस्ल क्षेत्र देश राष्ट्र सीमा की भावनाओं को भूलकर एकजुट हो जाइए। हमारी एक जात है कि हम शोषित हैं, उनकी 500 लोगों की एक जात है, वो शोषक है। शोषक और शोषित की जब लड़ाई में एकजुटता होगी तब परिवर्तन आएगा, वरना झंडा किसी का उठा लेना कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका उदाहरण चाहे आप आज देख लीजिए, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है। तीनों स्टेटों में तीनों अलग अलग दलों की सरकार है, लेकिन तीनों का काम एक जैसा है। एचकेआरएन की भर्ती तीनों कर रहे हैं, कंट्रैक्ट पे लोगों को तीनों लगा रहे हैं, स्कूल तीनों बंद कर रहे हैं। तीनों के तीनों लोग जो है शोषण के लिए पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी का आका अडानी हो सकता है, किसी का अंबानी हो सकता है, किसी का जो आका है वो टाटा हो सकता है, किसी का बिरला हो सकता है, लेकिन आका उनके वही है और जवाबदेही भी उनके प्रति है। आपके प्रति कोई जवाब नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा। तो साथियों, समय काफी हो गया है, बातें जो है धीरे धीरे मैं अंत की तरफ लेके जाऊंगा कि भगत सिंह ने जो कार्य किए। भगत सिंह ने अपने जीवन में 2 बार पिस्तौल उठाया और भगत सिंह को क्या दिखा रहे हैं वर्तमान में? गोली वाला भगत सिंह। युवा भगत सिंह बनता है, वो क्या करता है? बंदूक चलाने की बात कहता है, लोगों को मारने की बात कहता है। भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में एक आदमी नहीं मारा, सैंडर्स को भी उसने नहीं मारा। वो जब जलियांवाला जो साइमन कमीशन आया था और लाला लाजपत राय, जिनको वो अपना आदर्श भी मानते थे, जिन्होंने लाहौर का कॉलेज स्थापित किया था अपनी पूंजी से, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक स्वदेशी बैंक बनाया था, उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए जब लाठियों से मार दिया गया और 16 नवंबर 1928 को जब उनकी हत्या हुई, मृत्यु हुई, तो उन्होंने उस समय चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन्होंने प्रण लिया कि जो ये नियत्ते पे हमारे आदर्श पे जो वार किया है इसका सबक हम सिखाएंगे और उसका बदला जल्द ही 16 नवंबर 28 को उनकी डेथ होती है। 19 दिसंबर 1928 को वो सैंडर्स की हत्या कर देते। स्कॉट था एसपी जिसने आदेश किए थे, स्कॉट को मारने के लिए वो गए थे, लेकिन उसकी जगह गलत पहचान होने की वजह से जो है सैंडर्स मारा गया और उसमें जो गोली चलाई गई थी वो राजगुरु के द्वारा चलाई गई थी। राजगुरु निशानेबाज सबसे बड़ा था। अगर राजगुरु का निशाना फेल होता है तो कवरिंग के लिए भगत सिंह को खड़ा किया था कि भगत सिंह दूसरी गोली चलाएगा। अगर राजगुरु पे कोई अटैक करता है, कोई पुलिस पीछा करती है, तो भगत सिंह उसको कवरिंग फायर देगा। चंद्रशेखर भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने उसमें राजगुरु ने पहले ही निशाने में धराशायी करके और वहां से भाग लिए थे। इसलिए भगत सिंह से गोली जरूर चलाई उन्होंने हवा में, लेकिन कोई कत्ल नहीं हुआ। और दूसरी बार पिस्तौल तब उठाया जब उन्होंने 1929 में असेंबली के अंदर जब बम फेंके थे। बम फेंकने के बाद 2 हवा में फायर किए थे। इससे ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में कभी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा था कि क्रांति और बदलाव जो है बम और पिस्तौल से कभी नहीं आ सकता, क्रांति विचारों से आएगी, और विचारों से अंग्रेज डरते थे, बम और पिस्तौल से अंग्रेज कभी नहीं डरते थे। लेकिन जब असेंबली में जो बम फेंके, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और 3 साथी थे, जयदेव कपूर, तीनों साथियों को अलग अलग काम दिया गया था कि पहला बम बटुकेश्वर दत्त फेंकेगा, दूसरा बम भगत सिंह फेंकेगा और जयदेव कपूर जो है वो नीचे होगा। और जो पास दिए गए थे किसी देशभक्त ने उनको असेंबली में प्रवेश करने के लिए, उन पासों को तुरंत जला देगा ताकि उसका नाम ना आए। और जयदेव कपूर ने भागते हुए वही काम किया था, उसको जला दिया। और उन्होंने भागना चाहते थे, वो भाग सकते थे। वो असेंबली में जो बिल थे वो भी इस प्रकार के, जैसे काले कृषि कानून पास किए गए, लेबर लॉ जो पास किए गए, उसी प्रकार का जो है पब्लिक सेफ्टी बिल और लेबर लॉ को वो कंडम करने के लिए बिल पास हो रहे थे। उनको बचाने के लिए जैसे ही शॉल्टर सचिव था असेंबली का, उसने घोषणा की थी उस समय कि भाई वायसराय ने जो बिल पास है वो संसद में कर दिया है, उसी समय उन्होंने बम फेंके
और बम फोड़ने के बाद उन्होंने लाल पर्चे जो बखेरे, उसके ऊपर उन्होंने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, अंग्रेजी हुकूमत का सत्यानाश हो। उन्होंने नारे लगाए और पर्चे बिखेर दिए और भगत सिंह ने हवा में 2 फायर करते हुए वहीं पर खड़े हो गए और उस समय जो पुलिस अधिकारी था जॉनसन, उसके सामने खड़े होकर उनको बोला चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम भागेंगे नहीं, हम प्रस्तुत करेंगे दंड पाने के लिए, खुद को प्रस्तुत करेंगे। हम चाहें तो इस अफरा तफरी में आपको मार भी सकते हैं, हमारे पास लोडेड पिस्तौल भी है, लेकिन गोली आप पे नहीं चलेगी। हमारा उद्देश्य कुछ और है दुनिया को बताने का, हम वो उद्देश्य पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और वो जो बम फेंके, गूंगे बहरों को सुनाने के लिए बम फेंके, उसके बारे में उन्होंने कहाँ से लिया? वो एक फ्रांस का क्रांतिकारी था वेला, उसने 40 साल पहले फ्रांस के अंदर मजदूरों का, कमेरे वर्ग का जब शोषण होने के लिए कानून बन रहे थे, अपनी वहां की गवर्नमेंट जो कानून बना रही थी, तब उसने बम फेंकते हुए उन्होंने ये कहा था जब बहरे गूंगी बहरी सरकार सुनना बंद कर दे तो उसको जोर से सुनाई देने के लिए बम के धमाके करने पड़ते हैं, और उसको फांसी की सजा मिली थी उस समय। उसी किताब को 64 बार उन्होंने पढ़ा और उस किताब को पढ़ते हुए वो बम फोड़ने की जो उदाहरणा थी वो सुनाने के लिए, अंग्रेजों को सुनाने के लिए थी, उसको उन्होंने उस समय शुरू किया और उसको अपनाया। लेकिन साथियों, आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस देश को गुलाम रखने के लिए हजारों साल की गुलामी थी। पहले तुर्क सल्तनत काल में जो तुर्कों ने, फारसियों ने गुलाम किया, उसके बाद मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया। उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे देश के दलालों का था, और अंग्रेजों के अंदर पास भी हमारे दलाल थे। अंग्रेज 1.5 लाख थे इंडिया के अंदर, बाकी सारे हमारे वाले दलाल उनके लिए काम कर रहे थे। और फांसी की जो सजा हुई भगत सिंह को, वो सजा किसी और ने नहीं दिलवाई, अंग्रेज कानून के अनुसार नहीं मिली। वो फांसी की सजा दिलाने के लिए भी 2 दलाल थे। भगत सिंह का जो लाहौर षड्यंत्र केस की जो ट्रायल चला, उसे 500 गवाहियां हुई, और 500 गवाहियां कितने में हुई? 20,000 से लेके 50,000 रुपए तक में। वो 500 लोग जो भारतीय जो गद्दार थे, वो तलवे चाट थे, जो मुखबर जो आज सत्ता में बैठे हैं वो मुखबर थे, वही दलाल 500 लोगों ने गवाहियां देकर भगत सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। उसमें मुख्य रोल जो 2 व्यक्ति थे, एक था जयगोपाल और दूसरा हंसराज बोरा। उसने आइडेंटिफाई किया कि क्योंकि जयगोपाल जो था, उसी ने साइकिल का वो चेन उतरने का बहाना बनाते हुए इशारा देने का काम किया था कि भैया ये जो जा रहा है ये सांड्रस, उसको स्कोट बता के गोली मरवाई थी। उसी जयगोपाल ने बाद में सत्ता को, उसने काफी जागीरें भी दी, उसको वहां की सिटीजनशिप भी मिली उसके बाद इंग्लैंड की। उसने फांसी पे चढ़ाने का काम उन 2 दलालों ने किया, और उसके लिए जो वकील था अंग्रेजों का, सूर्य बहादुर, वो भी इंडिया का, इसी जो दलाल सरकार है इनका ही जो पूर्वज था। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो देश है, वो अगर आपने भगत सिंह का सपनों का देश, करतार सिंह सराभा के सपनों का देश, राम प्रसाद बिस्मिल के सपनों का देश, चंद्रशेखर आजाद का वो आजाद भारत देखने का मन है, तो आप लोगों को भगत सिंह को पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी किताबें हैं भगत सिंह की, जैसे सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। उस समय भी सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम के खूब करवाए थे, देश की आजादी को बेरी से करवाने के लिए। वो किताब पढ़ें। अछूत की समस्या, उनकी लिखी हुई खुद की लिखत है, उसको पढ़ें। बम के दर्शन, कि बम क्यों फेंका गया, उसको, बम के दर्शन उसको पढ़ें। विद्यार्थी और राजनीति, उनकी लिखी हुई लिखत है, उसको पढ़ें। और युवाओं के नाम जो पत्थर है, उन्होंने मरते दम तक लिखा था, उसको पढ़ें। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक समस्या का हल नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक समस्या का हल नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस बात के साथ कि जो उस समय जज था, जस्टिस, अंग्रेज न्यायप्रिय भी थे, सारे एक जैसे, कोई जाति से बुरा नहीं हो सकता, दलाल हमारे वाले भी थे। उस समय जो जज था एम फोर्ड, उसने अपने फैसले में लिखा था, जो असेंबली बम कांड था उसका निर्णय जब किया उन्होंने, उस फैसले के अंदर 12 जून 1929 को उन्होंने लिखा, उनका बयान था कि ये गलत ना होगा कि लोग दिल की गहराइयों, और ये जो लोग हैं भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त, ये जो लोग हैं, इनके दिलों की गहराइयों में और अवयवों के साथ समाज के ढांचे को बदलने की इच्छा से प्रेरित है। भगत सिंह एक ईमानदार और सच्चा क्रांतिकारी है। ये उस जज ने अपने फैसले में लिखा कि भगत सिंह एक ईमानदार
और सच्चा क्रांतिकारी है। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस स्वप्न को लेकर पूरी सच्चाई के साथ वो लोग खड़े हैं। दुनिया का सुधार वर्तमान समाज ढांचे को तोड़कर ही हो सकता है, लेकिन जो आरोप उन पे लगे हैं ये कोई उनकी सफाई नहीं है, इसलिए सजा उनको है। लेकिन बड़ी निर्भीकता से उन्हें स्वीकार किया। हमें भगत सिंह को स्वीकार करना होगा, हमें भगत सिंह को पढ़ना होगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से एक अपील करके जा रहा हूं कि ये छोटी छोटी किताबें 10-20 रुपए में होती हैं। जैसे स्वामी इंद्रवेश हमारे हरियाणा के हैं, उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी 10-20 रुपए की लेके और उधर उस क्षेत्र में लोगों को बांटी और पढ़ाई, ताकि प्रेरणा का स्रोत बने। आपका गांव भी ये 10-20 रुपए की जो किताबें हैं जिसमें छोटे छोटे लिखते हैं, उनके 5-5, 2-2, 4-4 लेख हैं, वो लेके सैकड़ों की संख्या में घर घर इन बच्चियों के पास, इन लड़कों के पास, इन युवाओं के पास जरूर पहुंचाएं, ताकि समस्याओं को जब समझ लेंगे, हालातों को समझ लेंगे, तो वो अपना निर्णय निर्माण करके इस एक नया परिवर्तन की राह पर चलेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथी।